वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। गाइस, आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं वो हाल ही में यानी कि 25 अगस्त को कन्नड़ा लैंग्वेज के अंदर रिलीज हुई है। ये मूवी प्रॉपर कन्नड़ा ओरिजिन की है, जिसके राइटर ही इसके एक्टर है। इन एक्टर को आपने ज्यादा मूवीज में नहीं देखा होगा, लेकिन इस मूवी के बाद गाइस मैं पूरी तरीके से आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपको वापस से एक बार कांतारा याद आ जाएगी और आप इस एक्टर के भी उतने ही ज्यादा फैन हो जाएंगे जितना की प्यार आपने कांतारा को दिया था। गाइस, मैंने इस मूवी का रिव्यू भी दिया है। अगर अब तक भी आपने मेरा रिव्यू नहीं देखा है तो प्लीज गाइस आप एक बार इस मूवी का रिव्यू जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी एक आदमी की रिवेंज स्टोरी देखते हैं कि कैसे वो शैतान से देवी में बदल गया। ये बात तो साफ है कि हर अच्छे इंसान के साथ अच्छा करने के बाद में जरूरी नहीं है कि उसके साथ अच्छा ही हो। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कन्नड़ा का रिचुअल दिखाया जाता है जहाँ पे देवी के सामने बलि दी जानी थी। जैसे कि हमने कांतारा मूवी में भी देखा था कि एक लड़के के अंदर देवी आ रही है, वैसे ही कन्नड़ा के इस गाँव के अंदर इस देवी को मारी कहा जाता है। जिस समय इस आदमी के अंदर देवी मारी आई थी तो वो बताती है कि मेरे लिए जिस भेड़ की बलि दी जानी थी वो भेड़ यहाँ से जा चुकी है। इस कहानी का मेन विलन जिसका नाम आनंदा है वो अपने आदमियों से चेक करवाता है तो उसे पता चलता है कि वो भेड़ वहीं की वहीं खड़ी है। तब देवी मारी बताती है कि अगर ये भेड़ यहाँ से चली जाती है या फिर अगर ये यहाँ से गई हुई थी तो वापस कोशिश करना कि इस गाँव के अंदर कभी कदम ना रखे, क्योंकि अगर ये भेड़ वापस से लौट के आती है तो ये देवी का रूप नहीं बल्कि शैतान का रूप लेकर आएगी। इसी के साथ कहानी की शुरुआत होती है जहाँ हमें बताया जाता है कि इस गाँव के अंदर नए नए एसआई ज्वाइन हुए हैं। असल के अंदर ये काफी पोलाइट इंसान है जिसने आज तक कभी गन भी नहीं चलाई है। ज्वाइनिंग के दिन ये यहाँ के कांस्टेबल से बैठ के बात करते हैं और बताते हैं कि इनको गन चलाने का कितना बड़ा फियर है। इसी के कारण ये कांस्टेबल भी इनकी हेल्प करता है और बताता है कि कोई बात नहीं सर, यहाँ पे बंदूक चलाने की जरूरत भी नहीं है और अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप वो बंदूक मुझे दे सकते हैं, मैं इसे अनलोड करके रख देता हूँ। फिर चाहे आप अगर इसे शूट भी करेंगे तो भी ये किसी को शूट नहीं करेगी। इसी समय एक लड़की आती है जो कि पुलिस स्टेशन के ऊपर पत्थर फेंकती है। सभी लोग बाहर आ जाते हैं और ये लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरे बाबा 4 दिन से गायब है, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे बाबा को अभी के अभी ढूंढ के लाओ। इस लड़की ने नाक के अंदर एक नोज पिन पहन रखी थी, हमारी लैंग्वेज में इसे नथ कहा जाता है। ऐसा इस लड़की का नाम पूछते हैं और कांस्टेबल बताते हैं कि इस लड़की का नाम जेनी है जो कि अपने पिताजी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए आई है। एक आदमी आता है और जेनी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जेनी वहाँ से चली जाती है। अंदर आने के बाद ऐसा ही कांस्टेबल से कहते हैं कि आखिर इसके फादर कहाँ गए हैं और तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो, इस लड़की ने यहाँ पे पत्थर फेंका है। तब वो कांस्टेबल बताता है कि सर हम इस लड़की को कुछ भी नहीं कर सकते, इसने वो नोज रिंग पहनी थी। असल के अंदर इस गाँव के अंदर अगर कोई भी उस नोज रिंग को पहनता है दैट मीन्स उसके अंदर देवी का वास है और हम ऐसे किसी परिवार को हाथ नहीं लगा सकते। जिसके बाद बात आती है कि आखिर इस लड़की के पिताजी का नाम क्या है और वो कहाँ गए हैं, उनकी किसी ने मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई है, क्योंकि इस एसआई ने जेनी को वादा किया था कि शाम तक वो उसके पिताजी को ढूंढ लेंगे। तब ये कांस्टेबल नाम बताते हैं कि इस लड़की के पिताजी का नाम टोबी है और उस आदमी को ढूंढने से पहले हमें उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री जान लेनी चाहिए। जिसके बाद ये कांस्टेबल एसआई को लेके अपने साथ उस रूम में पहुंचता है जहाँ पे कई सारे रिकॉर्ड्स रखे थे। जब पूछा जाता है कि आखिर टॉबी की फाइल कौन सी है तो पता चलता है कि ये पूरी की पूरी रैक ही टॉबी के क्राइम से भरी हुई थी। तो आखिर टॉबी ने ऐसे भी कौन से क्राइम करे थे जिससे कि पूरी की पूरी रैक भर गई थी। जिसके बाद टॉबी के बारे में जानने के लिए कांस्टेबल और एसआई दोनों ही शुरुआत से शुरुआत करते हैं, यानी कि टॉबी जहाँ से पहली बार बाहर आया था वो जगह चर्च थी। इसी के कारण ये दोनों ही चर्च पहुंच जाते हैं और फादर से टॉबी के बारे में पूछने लगते हैं। फादर को पहले ही पता था कि अगर कोई भी आदमी आता है यहाँ पे पूछने के लिए तो वो टॉबी की हिस्ट्री ही जानने के लिए आता है। फादर खुद इस बात पे बिलीव करना भूल चुके थे कि शायद अच्छे के साथ अच्छा कभी नहीं होता है, क्योंकि ये फादर की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने ही इस बच्चे को सबसे पहले आगे होके बढ़ावा दिया था। कहानी कई सालों पहले चली जाती है पास्ट के अंदर। इस चर्च के अंदर तकरीबन 51 बच्चे रहा करते थे जो कि सारे के सारे अनाथ थे। हर क्रिसमस पे उन बच्चों को गिफ्ट दिया जाता था, लेकिन एक गिफ्ट अलग था। इसी कारण फादर यहाँ के केयर टेकर से पूछते हैं कि ये गिफ्ट किसका है तो केयर टेकर बताता है एक लड़के का जो कि अंदर बैठा है, उसने यहाँ से पहले वाले केयर टेकर को बहुत बुरी तरीके से मार दिया था और इस लड़के के भी ऊपर अटैक हुआ। इसी के कारण इसका वोकल कॉर्ड कट गया, जिसके बाद से ये बात भी नहीं करता और इस लड़के को अंदर रखा गया है। तभी फादर क्रिसमस के दिन पे ही अंदर जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, उस लड़के को उठाते हैं और सीधा गले से लगा लेते हैं। फादर का मानना था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो लड़के का मन बदल जाएगा। उसके बाद उसे बाहर लाते हैं और उसे कुछ खाने के लिए देते हैं। इस वक्त तक इस लड़के का नाम किसी को नहीं पता था। इसी के कारण फादर वहीं पे खड़े खड़े उस लड़के का नामकरण कर देते हैं। उसके ऊपर पानी डाला जाता है और उसे नया नाम दिया जाता है जो कि कहा गया था टोबई, जिसका शॉर्ट फॉर्म टॉबी था। लड़का इतना खुश था कि फादर ने उसके ऊपर बिलीव किया है। इसी के कारण वो एक हाथ पे अपना नाम लिखवाता है और वहीं पे दूसरे हाथ पे फादर का नाम, क्योंकि उसे दूसरा जन्म फादर नहीं दिया था। लेकिन टॉबी की आदतें कभी बदली ही नहीं। जैसे जैसे करके वो बड़ा होने लगा वैसे वैसे वो वहाँ के बच्चों को मारने पीटने लगा, जिसके बाद उसे पुलिस वाले ले गए। पहले वो बच्चों की जेल में रहा करता था और जैसे वो बड़ा हुआ उसके बाद उसके जेल शिफ्ट होने लगे। वो पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वालों को भी मारता था, लेकिन एक चीज जो वो कभी नहीं भूला था वो था उसके हाथ पे नाम लिखाना, खुद का और खुद के फादर का, यानी कि चर्च के फादर। एक दिन की बात थी जब फादर को काफी सारे लोगों ने घेर लिया था। यहाँ पे असल के अंदर चर्चा इस बात की चल रही थी कि काफी सालों पहले इस जगह को चर्च के नाम कर दिया गया था। इसी के कारण जिस
जिस लड़के की ये जमीन थी वही लड़का फादर से अपनी जमीन वापस मांगने के लिए आया था, लेकिन फादर मना कर देते हैं कि यहाँ पे चर्च बना हुआ है, एक तरीके से मंदिर है जहाँ पे कई सारे बच्चे रहते हैं, इस चर्च की जमीन को मैं नहीं दे सकता। इसी के कारण ये गुंडा अपने साथ में और भी कई लोगों को ले आया था। फादर कहते हैं कि अगर तुम्हें ये जमीन चाहिए तो इसके लिए तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। दूसरी तरफ टोबी को रिहा कर दिया गया था। ये उसका पहला ही दिन था जब वो जेल से बाहर निकला था। फादर का कहना था कि अगर आप भगवान को बुलाते हैं और अगर आप शैतान को बुलाते हैं तो दोनों में से पहले शैतान आता है। अगर आपने शैतान से दोस्ती कर ली है तो वो आपका भगवान से भी पहले साथ देगा और शायद सबसे पहले आपकी मदद करने के लिए पहुंचेगा, क्योंकि फादर ने टोबी की मदद करी थी। टोबी जैसे ही चर्च में सबसे पहले मिलने के लिए फादर के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि फादर बहुत बड़ी मुसीबत में है। तभी वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा फादर का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगता है और पता चलता है कि फादर तो यहाँ पे मरने की कगार पे है। और वही ये वक्त था जब फादर ने पहली बार टोबी की आंखों के अंदर शैतान देखा था। वहीं पे जितने भी लोग खड़े थे टोबी ने उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारा था। हालांकि फादर को वो जमीन तो मिल गई थी, लेकिन फादर को उसी के साथ में टोबी भी मिल गया, जिसके बाद टोबी अब यहीं पे फादर के साथ रहने लगा। चर्च के अंदर अगर कोई भी आता तो टोबी बिना बात के उसे चाटा लगा दिया करता था, लेकिन फिर भी फादर टोबी के बिहाफ पे उन सभी से माफी मांगा करते थे। टोबी शराब भी पी के आया करता था तो भी वहाँ के लोग फादर से आके पैसा मांगा करते थे। फादर ने ये चीज भी बर्दाश्त करी। उसके बाद एक दिन तो चर्च के अंदर जब प्रेयर चल रही थी तो वो वहाँ पे फिशेस लेके पहुंच गया। अब ये चीज तो फादर के लिए हद पैदा कर चुकी थी। इसी के कारण फादर ने टोबी को चर्च से निकाल दिया और काम से भी निकाल दिया, जिसके बाद वो एक आदमी के साथ रहने लगा जो कि फिशेस पकड़ता था। अब दोनों पुलिस वाले उसी फिशरमैन के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे वो फिशरमैन बताता है कि मैंने ही तो टोबी को फिश पकड़ना सिखाया था। उसके बाद कहानी वापस से पास्ट में जाती है, जब वो टोबी के साथ बीते हुए पलों को बताता है। एक दिन ये आदमी जब फिशेस पकड़ रहा था तो उसे अपने पास में टोबी दिखाई देता है। इसी के कारण वो टोबी को बुलाता है, उसे बीड़ी मांगता है और पूछता है कि तेरा नाम क्या है। जब टोबी अपना नाम बताता है अपने हाथ को दिखा के तो यह आदमी हंसने लगता है और कहता है कि तेरा नाम तो बहुत बकवास है, मैं मेरा नाम बताता हूँ। यह आदमी खुद का नाम दामोदर बताता है, जिसके बाद में वो टोबी को कहता है कि चल तू मेरे साथ काम करेगा क्या, मैं तुझे अपने साथ रख लूंगा। टोबी ना समझता, इसी के कारण वो दामोदर के साथ चला जाता है काम करने के लिए। यहाँ पे दामोदर पुलिस वालों को अपनी कहानी बताते बताते पुलिस वाले से ही चाय मांगने लग जाता है और चाय खत्म होते ही उसी ग्लास के अंदर दारू भी डाल देता है और चाय के बाद सीधा दारू पीने लग जाता है। दामोदर बताता है कि उसे अच्छी तरीके से पता था कि टोबी वो काम कभी नहीं कर सकता जो दामोदर किया करता था, लेकिन उसके पैरों से तब जमीन हट गई। टोबी ने वो काम बड़ी हंसी खुशी से कर लिया। असल के अंदर दामोदर एक मोर्चरी में काम किया करता था, यानी कि मुर्दा घर के अंदर, जहाँ पे लोगों का पोस्टमार्टम हुआ करता था। अब दामोदर टोबी को लेकर एक डेड बॉडी के सामने आ जाता है और उसे सिखाता है कि आखिर उसे डेड बॉडी के अंदर से ऑर्गन्स कैसे निकालने हैं। टोबी पहले काम को अच्छी तरीके से सीखता है और दामोदर को लगता है कि अभी कभी भाग जाएगा या फिर बेहोश हो जाएगा, लेकिन टोबी के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी और वो बहुत आराम से उस डेड बॉडी को चीर देता है और उसके बाद उसी मोर्चरी को अपना घर बना लेता है। जब दामोदर और टोबी को टाइम मिलता है तो ये शाम को फिशिंग करने के लिए जाया करते थे। एक दिन की बात थी जब दामोदर टोबी को अपनी कहानी बताता है कि एक रात अमावस्या की रात थी, उस रात मैं यहाँ पे आया, मुझे एक भी फिश नहीं मिल रही थी। इसी के कारण मैं क्रैब पकड़ने के लिए पानी के अंदर चला गया और पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि मानो आज से पहले मैंने इतना ठंडा पानी कभी देखा ही नहीं। और तभी यहाँ पे काफी ज्यादा फॉग आ गया। मेरे सामने एक घोड़ा था और घोड़े के ऊपर भी कोई था, यानी कि इतनी बड़ी आकृति, और उसके पीछे कोई गोल गोल राउंड सा चमक रहा था। मुझे तो लगा था कि वो मारी थी, यानी कि हमारी देवी थी, और उनके नाक में मैंने नोज रिंग भी देखी थी। जिसके बाद तो मैं अमावस्या के दिन कभी यहाँ नहीं आता था और तू भी यहाँ पे कभी भी अकेला मत आना। ये दोनों बातें कर ही रहे थे और तभी यहाँ पे किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। दामोदर भाग के जाता है तो उसे झाड़ियों के अंदर एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। तो अभी तो अपना काम करने चला जाता है, यानी कि मछलियां और क्रैब पकड़ने के लिए। दामोदर डरा हुआ था, पूरे गाँव को जगा देता है और सबको बुला के लेके आता है कि देखो उधर कोई तो बच्ची है। सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि या तो इसे कोई अमीर आदमी रख ले या फिर इसे चर्च के पास छोड़ के आ जाना चाहिए और फादर इसे पाल लेंगे। टोबी जब पानी के अंदर था तो उसे एक नोज रिंग दिखाई देती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनके घर में तो एक देवी ने जन्म लिया था। टोबी इतना ना समझ था कि वो बिना किसी की बात सुने, या फिर हम कह सकते हैं कि उससे ज्यादा समझदार आदमी कोई नहीं था। वो बिना किसी से आर्ग्यूमेंट करे बच्ची को सीधा उठाता है और अपने साथ अपने घर ले जाता है। दामोदर आगे बताने लगता है कि टोबी उस बच्ची को बिल्कुल अपनी बेटी के जैसे पालने लगा था। अब उसमें इतनी समझ नहीं थी कि बच्ची को आखिर क्या खिलाना पिलाना चाहिए। इसी के कारण मोर्चरी की जो नर्स थी वो टोबी को सिखाती है कि आखिर बच्ची की देखभाल कैसे की जानी चाहिए। टोबी ने ये सारी चीजें बड़ी जल्दी सीख ली थी, बच्ची को दूध पिलाना, उसे नहलाना धुलाना, इवन उसे पालने के अंदर डालना। लेकिन टोबी के अंदर इतना दिमाग नहीं था कि वो एक डेड बॉडी के पास में अपनी बच्ची को सुलाता था। उसी बच्ची को लेकर टोबी अब फादर के पास आता है और कहता है कि आप इसका भी नामकरण करिए। जिसके बाद फादर उस बच्ची का नाम जेनी रखते हैं। जेनी बड़ी हो जाती है, जिसके बाद टोबी और दामोदर जेनी को लेके स्कूल में आते हैं ताकि उसका एडमिशन हो सके। उसका नाम वगैरह लिखाते हैं, जहाँ पे उसका माँ का नाम तो नहीं था और बाप का नाम था जो कि सिर्फ टोबी था। देखते ही देखते जेनी पढ़ लिख जाती है और उसे काउंटिंग करना आ जाती है। एक दिन वो टोबी के हाथ पे काउंटिंग भी लिखती है और इसी के साथ में टोबी का नाम कन्नडा में लिखती है, जिस चीज को देख के टोबी इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि आखिर उसने बच्ची को बड़ा कर दिया और बच्ची पढ़ लिख रही है। टोबी काफी ज्यादा इमोशनल था और काफी ज्यादा खुशी मना रहा था। इसी के कारण वो बार में जाके सबको कहता है कि आज
आज दारू मेरी तरफ से, सारे के सारे लोग फ्री में पियो। तो वहाँ का ओनर कहता है कि तू तो पहले का हिसाब चुका, उसके बाद में सबको फ्री में पिलाना। ये बात टोबी को बहुत हर्ट कर जाती है। इसी के कारण वो घर पे आता है। दामोदर पूछता है कि बता तेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो टोबी उसी नोज रिंग को निकालता है। तो दामोदर कहता है कि ये नकली है, इसे बेचने जाएगा तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, अब बता तेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। तभी जेनी उस नोज रिंग को ले लेती है और कहती है कि इसे तो मैं पहनूंगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। यानी कि जेनी ने अपनी चीज पहले से ही ले ली थी। जिसके बाद टोबी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो ही खुद दारू बनाएगा। इसी के कारण दामोदर, टोबी और जेनी तीनों के तीनों जंगल के अंदर बैठे थे दारू बनाने के लिए। और ये बात पक्का थी कि यहाँ पे कोई ना कोई तो गड़बड़ होने ही वाली है। जेनी तो बेचारी पहले डर जाती है और उठ के चली जाती है। दामोदर भी डरने लगता है और पीछे खसकने लगता है। और अब तो टोबी को भी लगता है कि यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। और तभी वहाँ पे जो बर्तन रखे थे वो बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट करते हैं, मानो यहाँ पे किसी टेररिस्ट ने अटैक किया है। जिसके बाद तो अब यहाँ पे पुलिस आके इन सबको धर दबोचती है। पुलिस वाला पूछता है कि आखिर बच्ची को क्यों साथ लाए। तभी पुलिस वाले बताते हैं कि बच्ची मानी ही नहीं, इनके पीछे पीछे भागती भागती यहाँ आ गई। इसी समय यहाँ पे एक और लड़की का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम सावित्री था। वो एक प्रोस्टिट्यूट थी और इवन पुलिस वाले पे इल्जाम लगा देती है कि उसी ने जरूर मेरे बारे में बताया होगा। टोबी को तो देखते ही उसे पहली नजर में प्यार हो गया था और टोबी बस वहाँ पे स्माइल ही कर रहा था। वहाँ से इन सबको भेज दिया जाता है और घर आने के बाद में पूरी रात टोबी हंसता ही जा रहा था। जेनी को समझ में आ गया था कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है। इसी के कारण वो टोबी से पूछती है कि क्या तू उससे प्यार करता है, क्या तू उससे शादी करना चाहता है। और आखिर में टोबी बात मान जाता है कि हाँ वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं भी उससे शादी करना चाहता हूँ। टोबी गूंगा था लेकिन फिर भी वो सारी चीजें अपने इशारों में बड़े प्यार से बताता जाता था। अगले दिन जेनी अपने साथ में टोबी को लेकर आती है, पेज के ऊपर लिख देती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और जाके सीधा सावित्री को दे देती है। अब सावित्री पूछती है कि बता आखिर किसने लिखा है। तो वो टोबी के बारे में बताती है। जिसके बाद में सावित्री, टोबी और जेनी एक साथ खड़े थे। सावित्री जेनी को जाने के लिए कहती है और फिर कहती है कि मैं टोबी से अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो जेनी कहती है कि देखो वो कुछ भी नहीं समझेगा, वो गूंगा है, ऊपर से तुम्हें मेरे थ्रू ही बात करनी पड़ेगी। सावित्री कहती है कि देख मैं इससे अपने हिसाब से बात कर लूंगी, तू जा यहाँ से, ये बड़ों की बातें हैं। जेनी फिर भी नहीं जाती। तो आखिर में सावित्री को बोलना ही पड़ता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है और वो उसके साथ में नहीं रह सकती। लेकिन जेनी एक बच्ची थी जिसे ये बात समझ में नहीं आती। तब सावित्री कहती है कि ठीक है हम लोग दोस्त बन सकते हैं। और उस वक्त के बाद से टोबी और सावित्री की दोस्ती हो जाती है। देखते ही देखते ये लोग आपस में काफी सारा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जहाँ पे हर वक्त जेनी इनके आसपास ही रहा करती थी और इनके साथ ही खेला करती थी। टोबी को वो वक्त बहुत पसंद आने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद में वो सावित्री को किसी और आदमी के साथ में देखता है और ये चीज टोबी को बहुत हर्ट कर जाती है। इसी के कारण वो जेनी को शिकायत करने के लिए आता है। तब सावित्री कहती है कि ये बात तो मैंने पहले दिन ही बताई थी कि मेरे साथ और आदमी भी मिलेंगे, तो इसमें गुस्सा होने वाली बात कहाँ से आई। जिसके बाद टोबी एक रात बहुत ज्यादा पी के उसके घर के बाहर खड़ा हो जाता है और फिर जेनी टोबी की डांट लगाती है और सावित्री भी डांटती है कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बात अगर तुझसे बर्दाश्त होती है तो ही मुझसे बात किया कर। जिसके बाद टोबी खुद की गलती मान लेता है और वापस से सावित्री से दोस्ती कर लेता है। अब जेनी को समझ में आ गया था कि टोबी को आखिर किस दिन सावित्री के घर भेजना है और किस दिन नहीं भेजना है। देखते ही देखते जेनी बड़ी हो गई थी, लेकिन वहाँ के टीचर्स को अच्छी तरीके से पता था कि जेनी के पेरेंट्स इतने ज्यादा स्मार्ट नहीं है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हरकत हो जाए तो वो आवाज उठा सके। इसी के कारण एक स्पोर्ट्स टीचर जेनी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जेनी अपने आप में इतनी स्मार्ट लड़की थी कि वो उसी टीचर को बुरी तरीके से मारती है और वहाँ से भाग के सीधा सावित्री के पास पहुंच जाती है और बताती है कि आखिर आज उसके साथ क्या क्या हुआ और आज से वो स्कूल कभी नहीं जाएगी। तब सावित्री उसे समझाती है कि अगर तूने ऐसा किया तो फिर तू काम क्या करेगी। तभी अगले पल जेनी भी वहाँ पे फिशेज वगैरह और क्रैब्स वगैरह पकड़ना शुरू कर देती है और वही जमीन पे लगा के बैठ जाती है ताकि उससे जो पैसा मिले उससे वो अपना घर चला सके। टोबी एक दिन फिर से नशे में धुत हालत के अंदर सावित्री के पास पहुंचता है, लेकिन सावित्री उसके मुंह पे पानी गिरा के उसे बहुत बुरा डांटती है कि जिस दिन तेरे पास में घर आएगा उस दिन तू मेरे पास आएगा। तेरी एक बेटी है जिसके लिए तुझे घर बनाना है, वो बेटी तेरे लिए कमा के लेकर आती है और तू यहाँ पे दारू पीता रहता है। टोबी को ये बात बहुत हर्ट कर जाती है और अगले ही दिन वो बैंक पहुंच जाता है। उसके पास में एक पट्टा था यानी कि कार्डबोर्ड और उस पे लिखा था कि उसे घर बनाने के लिए लोन चाहिए। अब टोबी जो कि कुछ भी नहीं करता था तो आखिर उसे लोन कौन देगा। ना तो उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी और ना ही कोई जेवर थे, लेकिन उसका भोलापन देख के कोई भी पिघल सकता था। जिसके बाद सावित्री आगे की कहानी बताना शुरू करती है कि कब ये कहानी एक स्मगलिंग का मोड़ ले लेती है। यहाँ के कुछ ऐसे गुंडे थे कि अगर किसी की पैम्पलेट दीवार पे लगा देते हैं कि अगर वो आदमी मिसिंग है तो कुछ ही दिनों के अंदर उसका मर्डर होना तय है। यहाँ पे कुछ गुंडे एक मीट शॉप पे पहुंच जाते हैं। इस मीट शॉप के ओनर का नाम आनंदा था, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। वो आनंदा को बताते हैं कि तूने यहाँ से भेड़े केरला से क्यों मंगाई जबकि भेड़े तुझे मैं दे सकता था। तो आनंदा कहता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से मैं ऐसा ही करूंगा। यह आदमी आनंदा को बुरी तरीके से डरा के जाता है कि आज के बाद अगर मुझे पता चला कि तूने भेड़े कहीं और से मंगाई है तो केरला तो बहुत दूर है, मैं तो तेरे बहुत पास में हूँ, तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। अब आनंदा को डर भी लगने लगा था और समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस बड़े गुंडे से बचे कैसे। ऊपर से इन्हें धंधा भी करना था। तब जाके आपस में इन दोस्तों ने डिसाइड किया कि कैसा हो कि अगर उस आदमी को मार दिया जाए या फिर चोरी छुपे धंधा किया जाए, लेकिन आखिर ये काम इनके लिए करेगा कौन। तभी इन्हें याद आता है टोबी।